नमस्कार। आज हम रिंग थ्योरी में मुख्य गुणजावली को परिभाषित करते हुए मुख्य गुणजावली वलय और उस पदार्थ पर में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग और उस पर आधारित थ्योरम्स। तो सबसे पहले, हालांकि मैं इससे पहले लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल आइडियल को डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ एक बार उसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। प्रिंसिपल आइडियल मतलब मुख्य गुणजावली। वलय आर की कोई गुणजावली, वलय आर की कोई गुणजावली आई इसकी मुख्य गुणजावली कहलाती है। इसकी मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि देर एग्जिस्ट यानी कि कम से कम एक अवयव A belongs to R such that, यानी कि R में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो कि such that I equal to जनरेट बाई, यानी I जनरेट बाई A। कैसे लिखें कि वो अवयव A है वो I को जनित करे। I R की मुख्य गुणजावली कब कहलाती है? जब R में कम से कम एक अवयव A ऐसा विद्यमान हो जो I को क्या करे, जनित करे, जनरेट करे। यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ पे अवयव A बिलोंग्स टू R भी लिख सकते हैं और A बिलोंग्स टू I भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ही आ जाएगा। क्या मतलब है इसका? अर्थात नंबर एक किसमें हो, वो I में हो, और नंबर दो R की प्रत्येक वो गुणजावली, R की प्रत्येक वो गुणजावली जिनमें A विद्यमान है, R की प्रत्येक वो गुणजावली जिनमें A विद्यमान है, वो सभी I को भी अंतर्विष्ट का मतलब कंटेन करे। ये इसका मतलब है A द्वारा जनित गुणजावली। तो वलय की कोई गुणजावली I जो है मुख्य गुणजावली यानी कि प्रिंसिपल आइडियल कब कहलाती है? जब R में कम से कम एक ऐसा विद्यमान हो जो I को क्या करे, जनित करे या क्या करे, जनरेट करे। और इसका मतलब ये है, और ये इसकी डेफिनेशन है। और इन दोनों की जगह एक वर्डिंग हम और यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? R की कोई गुणजावली I मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि R में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जो A को जनित जो I को जनित करे। अर्थात अब आप या तो ये चीज लिख दो, और इन दोनों की जगह एक चीज हम और वर्डिंग यूज कर सकते हैं। R में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो सच दैट, कैसे कि I R की वो सबसे छोटी गुणजावली हो जिसमें A विद्यमान। आप ये भी कह सकते हो इन दोनों की जगह, अथवा में कह रहा हूं, अथवा I
आर की वो सबसे छोटी गुणनजावली हो जिसमें अवयव ए विद्यमान हो। ये है। अब थोड़ा सा इसे कंफ्यूज मत होना, यानी कि कहलाती है यदि देयर एग्जिस्ट कम से कम एक अवयव ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक की इसको यहां से हटाओ, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसे समझ लो। तब क्लियर हो गया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट आई जनरेट बाई ए। अब इसका क्या मतलब है, अर्थात यहां लिख देते हैं अर्थात अब या तो ये लिख दो, और इसी का ही मतलब ये है आई आर की सबसे छोटी गुणनजावली जिसमें ए विद्यमान। ये तो हो गई मुख्य गुणनजावली। अब एक सेकंड में देख लेता हूँ कट तो नहीं रहे कोई, ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे मुख्य गुणनजावली वलय। तो वलय आर मुख्य गुणनजावली वलय कहलाता है यदि आर की प्रत्येक गुणनजावली एक मुख्य गुणनजावली हो, एक मुख्य गुणनजावली, यानी कि आर की जितनी भी गुणनजावली हो सारी मुख्य गुणनजावली हो, यानी कि वो आर की किसी न किसी वजह से जनरेट हो, तो उस वलय को हम क्या कहेंगे, मुख्य गुणनजावली वलय कहेंगे। तो वलय आर मुख्य गुणनजावली वलय प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाता है यदि आर की प्रत्येक गुणनजावली एक क्या हो, मुख्य गुणनजावली हो। इसी प्रकार मुख्य गुणनजावली प्रांत की बात कर सकते हैं हम। तो कोई भी पूर्णांकीय प्रांत डी मुख्य गुणनजावली प्रांत कहलाता है यदि पूर्णांकीय प्रांत डी को मुख्य गुणनजावली प्रांत कहेंगे। कब कहेंगे, यदि डी की प्रत्येक गुणनजावली एक क्या हो, मुख्य गुणनजावली हो। तो डी की प्रत्येक गुणनजावली क्या हो, एक मुख्य गुणनजावली। ये तो बात होगी परिभाषा। अब हम बात करेंगे प्रमेय 3.7, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है ये। तो ये इंपोर्टेंट है प्रमेय 3.7, पेज नंबर 66। तो ये क्या है, पूर्णांकों का वलय z प्लस डॉट, पूर्णांकों का वलय z मुख्य गुणनजावली वलय होता।
यानी कि द रिंग Z इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये हमें प्रूव करना है। तो पूर्णांकों के वलय Z को हम मुख्य गुणजावली वलय सिद्ध करेंगे। तो इसका प्रूफ देखो आप, उत्पत्ति यानी प्रूफ। तो इसके बारे में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूर्णांकों का वलय है। तो इसका मतलब इसका शून्य अवयव 0 है और इकाई अवयव 1 है। तो अब हमें इस Z को मुख्य गुणजावली वलय सिद्ध करना है। इसका मतलब इस वलय की प्रत्येक गुणजावली, इस वलय की प्रत्येक गुणजावली को हम क्या प्रूव करेंगे, मुख्य गुणजावली प्रूव करेंगे बस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, माना I वलय Z प्लस डॉट की कोई स्वैच्छिक गुणजावली है। ये मान लिया कि कोई स्वैच्छिक गुणजावली। अब स्वैच्छिक गुणजावली है, तब अब गुणजावली है तो ये उपवलय भी है, इसकी उपवलय है तो इसके अंदर जो इसका शून्य अवयव है वो इसमें होगा ही होगा। तो इसका मतलब I या तो ये हो सकता है और या फिर I क्या है, नहीं, दो ही बातें हैं। I के क्योंकि I हमने गुणजावली माना है, बात ध्यान रखना है, I को हमने गुणजावली माना है तो गुणजावली, प्रत्येक गुणजावली उपवलय भी होती है। तो उपवलय होने का मतलब जो वलय का जो शून्य अवयव होता है वो इसमें भी होगा। तो इस वलय का जो शून्य अवयव है वो 0 है। तो 0 तो I में है, ये तो डेफिनेट है। लेकिन अब ये है कि या तो I में केवल 0 है या केवल 0 नहीं है। दो ही बातें हो सकती है, या तो 0 केवल एक 0 ही है या इसके अलावा और भी है, ये पॉसिबिलिटी है इसमें। तो I इक्वल टू ये या ये नहीं है, ठीक है। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं हमने। जब I इक्वल टू मान लो ये है, मान लो I इक्वल टू ये है, तब सिंस ये हम पीछे करके हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हम A बिलोंग्स टू R है, तो एक जो सेट हमने डिफाइन किया था R, ये A, R A लिख लो, या तो R A डॉट R बिलोंग्स टू R, ये है। ये एक्चुअल में क्या है, जनरेट बाई A, हम प्रूव कर चुके हैं पहले ये चीज। R यहाँ पे क्या होना चाहिए, तत्समकी होना चाहिए और कर्मण्य में होना चाहिए। अगर R तत्समकी कर्मण्य है तो इसके किसी A के लिए ये जो सेट है, ये R का ये जो सब सेट है, ये एक गुणजावली होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और दूसरा क्या है कि ये A से जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें 0 की, तो 0 की बात करेंगे तो ये जैसे ना R इंटू 0 सच दैट R बिलोंग्स टू Z, ये लिखे ऐसे। तो इसमें क्या है, ये 0 ही होगा सच दैट R बिलोंग्स टू Z। तो इसमें केवल और केवल 0 आएगा। ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चूंकि 0 से जनरेट जो गुणजावली है वो इसमें केवल शून्य गुणजावली है, इसलिए हम कह सकते हैं I इक्वल टू A, यानी कि I 0 से, इसका मतलब क्या है, I जो है 0 बिलोंग्स टू Z से जनित गुणजावली। I जो है 0 से जनित गुणजावली है, इसका मतलब I एक मुख्य गुणजावली है। तो अगर I इक्वल टू ये है तो I क्या है, मुख्य गुणजावली। केस सेकंड लेते हैं हम।
जब आई इक्वल नॉट इक्वल टू ये है, नॉट इक्वल, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आई में कम से कम एक अशून्य अवयव विद्यमान है। इसका मतलब आई में इसका मतलब आई में कम से कम एक अशून्य पूर्णांक, क्योंकि सारा पूर्णांक ही है, इसका मतलब ये है तब आई में कम से कम एक अशून्य पूर्णांक विद्यमान होगा होगा अर्थात देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जेड ए नॉट जीरो, यानी कि कम से कम एक अशून्य पूर्णांक ऐसा विद्यमान होगा जो आई में भी होगा, ए बिलोंग्स टू आई। एक तो इसको लगा दो, चूंकि एक चीज और, हाँ इसको भी हटाओ एक बार यहां से। अब ए बिलोंग्स टू आई है तो माइनस ए भी बिलोंग्स टू आई होगा, ये समझना है आपको। जब ए बिलोंग्स टू आई है तो माइनस ए भी बिलोंग्स टू आई होगा। अब इसमें दो बातें हैं, सिंस आई वलय जेड प्लस डॉट की गुणनजावली है, पहली बात। तो इसका मतलब आई वलय जेड प्लस डॉट का एक उपवलय भी है। इसका मतलब आई जो है जेड का क्या एक उपवलय यानी सबरिंग है, और सबरिंग होने का मतलब आई प्लस डॉट। अब दो बातें हैं, इसको दो तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर ये उपवलय है, वैसे तो देखा जाए तो इसके अंदर इसको ऐसे भी कर लो आप, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, मैं बता देता हूं आपको। अब देखो आई वलय जेड का एक क्या है उपवलय है, उपवलय है तो इसका मतलब जीरो बिलोंग्स टू आई, लिख सकते हैं जीरो तो आई में होगा ही होगा। और इसलिए दोबारा फिर सिंस जीरो और ए बिलोंग्स टू आई, तो इसका मतलब जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू आई, क्योंकि आई क्या है गुणजावली है। अब गुणजावली है तो माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक तो ये है माइनस ए बिलोंग्स टू भी। इसमें दो तरीके से इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एक तो जब आई जेड का एक उपवलय है तो प्रत्येक उपवलय में वो जो वलय का शून्य इसमें विद्यमान होता है, तो आई में भी वलय जेड का शून्य यानी जीरो विद्यमान होगा। अब जीरो और ए बिलोंग्स टू आई, आई गुणजावली है ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है अगर ए और बी अगर बिलोंग्स टू आई है तो ए माइनस बी भी बिलोंग्स टू क्या होगा आई होगा, अगर गुणजावली है तो इसकी कंडीशन है, ये लिख सकते हैं। तो इसके अलावा एक चीज और मैं कैसे बता सकता हूँ इसमें, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, जब आई यदि उपवलय है आई, तो इसका मतलब आई प्लस डॉट खुद एक क्या होगा वलय होगा। जब ये वलय है तो आई प्लस जो है वो क्या होगा आबेली समूह होगा। अब आबेली समूह है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई माइनस ए बिलोंग्स टू बी आई होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक इस संक्रिया सापेक्ष प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी है, दोनों में जो मर्जी आप कर सकते हो। आप लिखना जरूरी है इसको।
अब सिंस a नॉट इक्वल टू 0 और a भी बिलोंग्स टू i और माइनस a भी बिलोंग्स टू i, इसका मतलब ये हो गया कि a 0 नहीं है, अब पूर्णांक है साथ में, तो और साथ में वो 0 नहीं है, तो या तो वो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक। अगर a धनात्मक है तो माइनस a ऋणात्मक हो जाएगा, अगर a ऋणात्मक है तो माइनस a धनात्मक हो जाएगा। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि i में कम से कम एक धन पूर्णांक अवश्य विद्यमान। यानी कि आप यूं कह सकते हो, एक चीज और चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो ठीक है, एक मिनट दोबारा करते हैं इसको। इसलिए आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि a ग्रेटर देन 0 या माइनस a ग्रेटर, दोनों में से एक चीज अवश्य होगी, ये लिख सकते हो। अब लिख सकते हो इसमें i में कम से कम एक धन पूर्णांक अवश्य विद्यमान होगा, ये बात है। i में कम से कम एक अशून्य पूर्णांक विद्यमान होगा, उसको हमने यानी कि a लिया था, a भी i में है और माइनस a भी i में और 0 नहीं है, तो इसका मतलब या तो a धनात्मक है या a ऋणात्मक है। अगर a धनात्मक है तो ठीक है, अगर a ऋणात्मक है तो माइनस a धनात्मक होगा। तो दोनों ही सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि i में कम से कम एक धन पूर्णांक अवश्य विद्यमान होगा। तो अब यहाँ जब i में कम से कम एक धन पूर्णांक, यानी कि i जो हम लेके चल रहे हैं गुणजावली, तो उसमें धन पूर्णांक है, तो हो सकता है वो एक ही हो सकता है एक से अधिक हो। तो जितने भी धन पूर्णांक है i में, उनमें से सबसे छोटा धन पूर्णांक मान लेते हैं। माना i में सबसे छोटा धन पूर्णांक, हाँ भाई, m0 है। माना i में सबसे छोटा धन पूर्णांक लिख रहा हूं, सिर्फ पूर्णांक लिख दे गलत हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तब हम सिद्ध करेंगे, ये i में है जाने का, तब हम सिद्ध करेंगे कि i जनरेट बाई m0, ये हम जनरेट सिद्ध करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अब आपको सोचना है कि क्या करें इसके लिए। तो इसके जब i m0 से जनित गुणजावली अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें दो शर्तें सिद्ध करनी होंगी। एक तो m जिससे भी जनित, मान m0 से जनित हमें सिद्ध करना है तो m0 i में होना चाहिए। दूसरा वो जो है सॉरी, नंबर एक, m0 बिलोंग्स टू i, ये तो है, ये रहा i में। ये जो m0 किसमें है, किसमें है, ये i में ही है, तो लेके चल रहे हैं, तो ये तो लिख लिया। अब क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, माना s विलय z की वो स्वैच्छिक गुणजावली है जिसमें अवयव m0
विद्यमान है। यानी कि जेड की जितनी भी वो सारी गुणजावलियां जिसमें m0 विद्यमान है, उनमें से हमने एक गुणजावली स्वैच्छिक गुणजावली ले ली s। तब अब आपको करना क्या है, मैं बता देता हूं। तब आपको ये प्रूव करना है कि s कंटेन s i। तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे, ये चीज सिद्ध करेंगे। तब हम यहां पे फिर लिख देता हूं, सिद्ध करेंगे कि s कंटेन्स i। ये हमारा नेक्स्ट जो काम है वो ये है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देख लो। तो i को s का सबसेट प्रूव करना है, तो इसे पता ही है। इसके लिए फॉर माना n बिलोंग्स टू i स्वैच्छिक अवयव है। अवयव मतलब पूर्णांक है। यहाँ पे ये अवयव मतलब यहाँ पे अवयव क्या है, इसमें पूर्णांक है। तो अगर हम n बिलोंग्स टू s प्रूव कर दें, n बिलोंग्स टू क्या प्रूव कर दें, s प्रूव कर दें, यानी कि हम लेके चल रहे हैं ये, और अगर हम ये प्रूव कर दें n बिलोंग्स टू s, तो इसका मतलब क्या हुआ, i सबसेट ऑफ s। ये हमारा काम है जो हमें करना अभी। तो ये अब कैसे करेंगे, बस इतना ही सोचना है आपको। तब क्योंकि n भी पूर्णांक है, m0 भी पूर्णांक है, तो विभाजन कलन विधि से, तब विभाजन कलन विधि क्या होती है, विधि से देयर एग्जिस्ट q और r बिलोंग्स टू z, यानी कि कोई दो पूर्णांक q और r ऐसे जरूर विद्यमान होंगे कि n इक्वल टू m0 q प्लस r, जहां r का मतलब या तो 0 है या फिर m0 से छोटा। ये इसको नंबर आप अगर दिया नहीं है तो इसको 1 नंबर दे देना, या इसको 2 नंबर, 1 नंबर ही होगा, देख लेना। अगर नहीं है तो पहले किसी 1 नंबर दे देना इस समीकरण को, ठीक है। तो ये हमें पता है, हमारे पास दो पूर्णांक है, एक n है एक m0 है। ये धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान रखना। तो n में जब m0 का भाग देंगे, n में जब m0 का भाग देंगे तो कोई ना कोई भागफल तो आएगा पूर्णांक। तो मान लेते हैं वो q है, प्लस फिर कुछ ना कुछ बचेगा, उस शेष फल को हम r मान लेते हैं। ये आप पता ही है, ऐसे लिखते हैं इसको। तो n इक्वल टू क्या हो गया, m0 q प्लस r। तो ये जो शेष फल है, या तो शेष फल 0 होता है या फिर भाजक के से कम। अगर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा और भाजक से कम कोई न कोई धन पूर्णांक होगा। तो ये वो लिख दिया। यहां से हम ये भी कर सकते हैं n माइनस m0 q बराबर r। तो यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के ही, ये इस दोनों के नंबर 2 लगा देते हैं, इसको छोटा। ये सिंस m0 बिलोंग्स टू i, q बिलोंग्स टू z, m0 i का है और q z में है, और z i क्या है, z की क्या है, गुणजावली है। तो इसका मतलब हो गया m0 q जो है बिलोंग्स टू i। ठीक है भाई, गुणजावली की परिभाषा है। और n बिलोंग्स टू i, m0 बिलोंग्स टू i, तो यहां से n माइनस m0 q बिलोंग्स टू i लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि i गुणजावली है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया n माइनस m0 q किसके बराबर है, r। तो r बिलोंग्स टू i। आप रेफरेंस दे सकते हो by 2 का, ठीक है। अब
इसके आगे का जो स्टेप है वो ये है कि इसके बाद में r बिलोंग्स टू i, तो दैट r इक्वल, ये तभी पॉसिबल है जब r इक्वल टू 0। ये सोचने वाली बात है। क्यों? ध्यान से देखो, अब r i में है और r का जो मान है ये है, सिंस 0 या 0 से बड़ा और m 0 से छोटा। इसका मतलब ये है, आप चाहो तो इसको थोड़ा समझ लो, इस बात को कैसे r बराबर 0 क्यों लिखा है। भी r i में है तो या तो r 0 है, i में 0 तो है ही है, तो r या तो r 0 है, या फिर क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ r का मान 0 से बड़ा और m 0 से छोटा, तो m 0 तो सबसे छोटा धन पूर्णांक है, तो इससे ऐसे छोटा धन पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो भी, क्योंकि और यदि r का मान ये हो, एक मिनट के लिए हो, तो r बिलोंग्स टू i तो इसको लिखेंगे, तो i में m0 से, इधर में अगर मान लो ये नहीं है, एक मिनट के लिए ये नहीं है, मान लो ये चीज है, r बिलोंग्स टू i है और मान लो ये चीज है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा i में m0 से भी छोटा धन पूर्णांक विद्यमान, जो कि m0 के सबसे छोटे धन पूर्णांक, m0 के सबसे छोटे धन पूर्णांक, m0 का सबसे छोटा, जो कि m0 के सबसे छोटे धन पूर्णांक होने का विरोधाभास है। ये है, आप अच्छी तरह से बात को समझ लो कि जब हमने यहां ये प्रूव कर दिया कि r बिलोंग्स टू i, तो इसका मतलब अब r इधर हमें पता है ये, ठीक है, तो अब या तो r का मान 0 है या r का मान 0 से बड़ा और m 0 से छोटा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हो गया भी, या तो 0 है, अगर 0 नहीं है तो फिर ये होगा, अगर ये है तो क्या हो जाएगा, अगर ये है तो इसका मतलब i में m0 से भी छोटा धन पूर्णांक है, जो कि m0 के सबसे छोटे धन पूर्णांक होने का क्या है, विरोधाभास। अगर मान लो अपने ये लेते हैं तो इसका मतलब r m0 से भी छोटा धन पूर्णांक है, और जबकि हम मान के चले हैं पहले कि m0 क्या है, सबसे छोटा धन पूर्णांक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने r बराबर 0 लिखा। जब r बराबर 0 है तो n माइनस m0 क्यूब बराबर 0, और यहां से n बराबर m0, ये हो गया। अच्छी तरह से अब आपने एक काम जरूर करें, जब भी आप वीडियो देखो, एक बार वीडियो देख के दोबारा वीडियो देखो और साथ साथ नोट्स बनाओ, तभी बात एकदम एकजाई होगी। क्योंकि अब बार बार बीच बीच में मिटा रहा हूँ तो वो चीज़ मतलब क्या, फिर कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। तो जरूरी है कि एक बार इसको देख लो, दोबारा फिर इसको स्टार्ट करो, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ साथ में, तो ऐसा नहीं है कि आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो वो आप उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद में एक बार इसको जब रीड करोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएंगी, ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो आपको ना समझ में आए। अब चूंकि m0 बिलोंग्स टू s है, q बिलोंग्स टू z है, और s z की क्या है, गुणजावली। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये हो गया m0q बिलोंग्स टू s, m0q बिलोंग्स टू z, और जब ये है तो यहां से n बिलोंग्स टू s बाय थर्ड, ये लिख सकते हैं। अतः
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू I, n बिलोंग्स टू S। तो इसका मतलब ये हो गया भी I इज सबसेट ऑफ S, I इज सबसेट ऑफ S। तो यहां ये चीज प्रूव करने के बाद में क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि R की, सॉरी Z की, Z की, अब एक चीज और थोड़ा सा करेक्शन करनी होगी आपको। हो सकता है कि मैंने पहले वहां पे R लिख दिया हो, तो ये जरूर देखना है वहां पे। अब इसको मैं देखूंगा। तो Z की, उपरोक्त से स्पष्ट है कि Z की वो समस्त समस्त गुणजावली या गुणजावलियां जिनमें M0 विद्यमान हैं, वो सभी I को भी अंतर्विष्ट, समाहित या कंटेन करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अतः I M0 से जनित गुणजावली है। इसका मतलब ये हो गया, या इसको ऐसे कर देते हैं, इसका क्या मतलब है, I M0 से जनित गुणजावली, अर्थात I को हम ऐसा लिख सकते हैं। जब I M0 से जनित गुणजावली है तो इसका मतलब ये हो गया I एक मुख्य गुणजावली है। I एक क्या है, मुख्य गुणजावली है। अब यहां देखो आप, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि Z की प्रत्येक गुणजावली एक मुख्य गुणजावली है। ये मैंने सिद्ध कर दिया, Z की प्रत्येक गुणजावली, क्योंकि हमने I स्वैच्छिक गुणजावली लिया था, और फिर I स्वैच्छिक गुणजावली I या तो शून्य गुणजावली है या नहीं है। अगर शून्य है तब भी वो I 0 से जनरेट है, यानी मुख्य गुणजावली है। अगर शून्य गुणजावली नहीं है तो इसके लिए हमने आगे पूरा प्रोसेस किया है, और हमने आखिर में ये प्रूव कर दिया कि इस कंडीशन के अंदर भी I क्या एक मुख्य गुणजावली है। दोनों स्थिति के अंदर I क्या है, मुख्य गुणजावली है, और I स्वैच्छिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Z की प्रत्येक गुणजावली क्या है, मुख्य गुणजावली है। तो इसका मतलब ये हो गया, वलय Z प्लस ये एक मुख्य गुणजावली वलय है, ये प्रूफ हो गया।